हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। चैनल पर जो आपकी जीके क्लासेस चल रही हैं उसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास को पूरा पढ़ लिया है और मध्यकालीन भारत की आपकी एक क्लास हो चुकी है और आज आपकी सेकंड नंबर क्लास है मध्यकालीन भारत की। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या करा था, मध्यकालीन भारत की शुरुआत कैसे हुई थी, अरबों के आक्रमण से। और पहला सफल अरबों का आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद तुर्की शासक भारत पर आक्रमण करते हैं। दो इंपॉर्टेंट शासक थे उनके, महमूद गजनी और उसके बाद मोहम्मद गोरी जो महमूद गजनी का गुलाम था। उसके बाद सल्तनत काल स्टार्ट होता है। सल्तनत काल में 5 वंश हैं जो कि हमें पढ़ने हैं और पांचों वंश का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि पहले किस वंश ने शासन किया और बाद में किसने करा। तो पहले किसने शासन किया, गुलाम वंश ने। उसके बाद किसने शासन किया, खिलजी वंश ने। उसके बाद आता तुगलक वंश। उसके बाद आपका आता है सैयद वंश और सबसे लास्ट में आता है लोधी वंश। तो पहले कौन सा है, गुलाम वंश, सबसे लास्ट में लोधी वंश। याद रखिएगा सीक्वेंस, किसने पहले शासन करा और किसने बाद में करा सल्तनत काल में, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो हम 2 सब वंश के बारे में पढ़ चुके थे, गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में। आप प्रीवियस क्लास में उसके बारे में देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, देखिए ग्यासुद्दीन तुगलक। नाम याद रखिएगा सभी संस्थापकों का। तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक थे और ग्यासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। तो हमने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। उन्होंने अमीरों की जो अधिकार थे वो छीन लिए थे। तो ग्यासुद्दीन ने क्या करा, उन्हें उनके अधिकार वापस लौटा दिए। उनकी जो भूमि छीनी थी बलबन और अलाउद्दीन ने, वो उन्हें वापस लौटा दी। तो ग्यासुद्दीन के समय आप देख सकते हैं अमीर का फिर से दमन, अमीर उठ गए फिर से, ठीक है। जो उनका दमन कर दिया था उन लोगों ने, अमीर को उठाने का काम करा ग्यासुद्दीन तुगलक ने। और संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला ग्यासुद्दीन प्रथम शासक था। तो नहरों का निर्माण किस लिए होता होगा, सिंचाई करने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए। तो संभवतः नहरों का निर्माण सल्तनत काल में करने वाला पहला शासक कौन था, ग्यासुद्दीन था, ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ग्यासुद्दीन तुगलक ने नई दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम एक नया नगर स्थापित किया। तो याद कर सकते हैं आप इजीली, तुगलक वंश के संस्थापक कौन, ग्यासुद्दीन तुगलक। और उन्होंने एक नया नगर बताया जिसका नाम क्या रखा, अपने वंश के नाम पे, तुगलकाबाद। दिल्ली के समीप एक नया नगर तुगलकाबाद किसने बसाया, ग्यासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ग्यासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो ग्यासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक बैठा है। ये इनका पुत्र नहीं था, उत्तराधिकारी भी नहीं था। इसका नाम पहले कुछ और था। इसने ग्यासुद्दीन की मृत्यु कर दी, हत्या कर दी और उसके बाद खुद दिल्ली के सिंहासन में बैठ गया मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको इस वंश में। तो अगर आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम फी में काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और अभी इन्होंने जो नया प्लान निकाला है जिसमें एनडीए के लिए स्पेशल बैच और एयरफोर्स XY, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये जो तीनों एक ही टाइप के एग्जाम है, इन तीनों के लिए एक स्पेशल बैच। तो जो दोनों एग्जामों के लिए बैच निकाला है वो काफ़ी यूजफुल रहेगा। अभी प्राइस डाउन चल रहा है तो अभी आप लेंगे तो आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। जल्दी प्राइस बढ़ जाएंगे तो अभी लेने में आपके फायदा रहेगा, ठीक है। इसी में अनअकैडमी ने संकल्प 2.0 बैच निकाला है एनडीए को टारगेट करने के लिए और एयरफोर्स XY को टारगेट करने के लिए स्पेशल तेजस बैच निकाला है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको मिल जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे, तो 6 मंथ पे 2 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और 24 मंथ पे 4 मंथ का। ऐसी एनडीए में आपको 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ 12 मंथ का एसएसबी की जो कोचिंग है वो आपको मुफ्त में मिल जाएगी। आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये फीस स्ट्रक्चर है एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए जो तेजस बैच है। उसमें आप क्या है, अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 5,500 का पड़ेगा, जिसमें आपको पर मंथ फीस सिर्फ 458 रुपये पड़ेगी, 458 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आप अगर ज्ञानी 10 कूपन कोड मेरा यूज़ करते हैं तो। ऐसी एनडी का सब्सक्रिप्शन में आपको जो 12 मंथ का कोर्स है वो 8,800 का पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको एसएसबी की तैयारी भी कराई जाएगी और यहाँ पे आपको पर मंथ फीस 733 रुपये सिर्फ पड़ेगी, ठीक है। कूपन कोड जरूर यूज़ करें मेरा ज्ञानी 10, इससे आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति था। तो जितने भी राजा थे अभी तक मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल में, वो सब पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। और मध्यकालीन सभी राजाओं में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और योग्य व्यक्ति राजा बनने के लायक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ये नाम याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति था, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी को चेंज करा, दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित करा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली से देवगिरी में किसने राजधानी को स्थानांतरित करा। और स्थानांतरित करने के साथ साथ इसने देवगिरी का नाम भी चेंज कर दिया और उसका नाम चेंज करके दौलताबाद रख दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, दिल्ली जो राजधानी सल्तनत काल में, तो राजधानी को चेंज कर दिया और राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया। दौलताबाद का नाम पहले देवगिरी था, इसने बाद में नाम चेंज करके उसका रखा दौलताबाद, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाई थी। अब सांकेतिक मुद्रा क्या है, अब देखिए चमड़े के सिक्के चलवा दिए इसने, ठीक है। और अलग अलग तरीके के सिक्के चलवाए, उनका मूल्य क्या करा इसने बोला इसका मूल्य सोने के सिक्के के बराबर है, चांदी के टंका के बराबर है और तांबे का जो जीतल होता था उसके बराबर रख दिया।
तो इसने धातु के सिक्के बनवाए और उसका मूल्य चांदी और सोने के सिक्के के बराबर कर दिया। तो इस चक्कर में इसकी सांकेतिक मुद्रा से कहा गया है। ठीक है, सांकेतिक मतलब क्या, चमड़े को इसने सीधा मूल्य किसके बराबर बना दिया, चांदी के, तो सांकेतिक मुद्रा ये। तो इसको एडवर्ड थॉमस किसी का नाम है, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखें मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी ईयर्स की संख्या दी गई है। ठीक है, मनी बनाने का प्रिंस। ठीक है, मतलब मनी बनाने में इतना दिमाग अभी तक किसी ने नहीं लगाया था कि संज्ञा दे दे किसी की। लोग ज्यादातर सोने चांदी तांबे के सिक्के चलाते थे, लेकिन इसने क्या करा, धातु के सिक्के बनाए और उनका मूल्य सोने और चांदी के सिक्के के बराबर रख दिया। तो प्रिंस ऑफ मनी ईयर्स की संज्ञा किसे दी गई है, मोहम्मद बिन तुगलक को, और सांकेतिक मुद्रा चलाने का श्रेय इसे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक को उसके क्रूर कृत्यों के कारण स्वपनशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था। तो ये काफी क्रूर राजा था, लोगों पर क्या कठिनाई आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो इसे स्वपनशील, पागल राजा या फिर रक्त पिपासु, खून पीने वाला राजा कहा गया है। याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में 2-3 ही है खाली, जैसे इन्हें दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी स्थानांतरित की, सांकेतिक मुद्रा चलाई, प्रिंस ऑफ मनी ईयर्स कहा जाता है इन्हें। ठीक है, और इन्हें रक्त पिपासु, पागल एवं स्वपनशील भी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होती है वो एक यात्री का आना है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता आपने सुना होगा, इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, और कहाँ का रहने वाला था वो, मोरक्को, इटली में मोरक्को जगह है, वहां का रहने वाला था, अफ्रीका से आया था, अफ्रीकी यात्री था। और कब आया था ये टाइम भी याद रखेगा, 1333 ईस्वी में ये भारत आया था। ठीक है, और क्या करा, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो इससे काफी प्रसन्न रहे और उन्होंने इसे दिल्ली का न्यायाधीश और दिल्ली का काजी भी कह सकते हैं और दिल्ली का न्यायाधीश भी कह सकते हैं आप इसे, दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया। बाद में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि इब्न बतूता कौन था, कहां से आया था, किसके दरबार में आया था, और दिल्ली का न्यायाधीश किसे बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखिएगा साथ में अपने राजदूत के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन किस यात्री को भेजा, तो वो कौन था, इब्न बतूता था। अब इसकी एक पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, रेहला। तो रेहला पुस्तक में इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, जो भी इसने यात्रा करी उसके दौरान इसने क्या क्या देखा वो सब इसने लिखा हुआ है। तो मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं के बारे में वर्णन किसमें मिलता है, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में। याद रखिएगा इसी पुस्तक का नाम भी। ठीक है, आगे आता है फिरोज तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक का जो उत्तराधिकारी होता है वो फिरोज तुगलक होता है, और फिरोज तुगलक ने क्या काम करा, ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो जजिया किसे लगता है, जो टैक्स होता है ये, जब आप धार्मिक यात्रा पर जाते तो मुसलमान लोग जो मक्का मदीना की धार्मिक यात्रा पर जाते थे तो उनको जजिया कर देना पड़ता था। ठीक है, लेकिन फिरोज तुगलक ने एक पागलपन वाला काम करा, इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, जबकि हिंदू लोग तो मक्का मदीना की यात्रा पर जाते ही नहीं थे, तब भी इसने उन पर जजिया कर जबरदस्ती लगाया। तो इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि पहला राजा जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया वो था फिरोज तुगलक, जो कि तुगलक वंश का था। तो इसके बाद जो आपको याद रखना है फिरोज तुगलक ने करवाया था, वो करवाया था फिरोजाबाद तथा जौनपुर नगर की स्थापना। वैसे तो इन्होंने कई सारे नगर बसवाए थे, लेकिन आपको इनमें से खाली 2 नाम याद रखने हैं, फिरोजाबाद और जौनपुर। फिरोजाबाद के साथ साथ याद रखें फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह स्टेडियम, तो अपने नाम के हिसाब से ये नगर बसवाया इन्होंने, और फिरोज शाह कोटला दुर्ग बनवाया। आपने सुना होगा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में है, तो ये स्टेडियम का निर्माण भी फिरोज तुगलक ने करवाया था। पहले स्टेडियम की जगह पे एक दुर्ग था, दुर्ग एक समझ सकते हैं एक टावर टाइप होता है जहां से की निगरानी करी जा सके। ठीक है, तो कोटला फिरोज शाह दुर्ग और फिरोजाबाद तथा जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाई गई। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ये पॉइंट आपको बुकों में नहीं मिलेगा, इसे नोट कर लीजिएगा। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण फिरोज तुगलक द्वारा कराया गया। आप कह सकते हैं मरम्मत करवाई गई या फिर पुनर्निर्माण, दोनों एक ही बात है। किसने कराया था, फिरोज तुगलक ने। अब कुतुब मीनार के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना कराई थी, इसका निर्माण स्टार्ट करवाया था, लेकिन वो बड़ी जल्दी मर गए थे 4 साल में ही, तो इसके बाद कार्य अधूरा रह गया। तो उनके जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, और पुनर्निर्माण जो उसका मरम्मत टाइप कार्य है वो फिरोज शाह तुगलक ने पूरा कराया था। तो ये तीनों पॉइंट कुतुब मीनार के बारे में याद रखिएगा। इसकी साथ में लंबाई याद रखिएगा कितनी है, 72.5 मीटर है, और ये मेहरौली दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, वो थे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, अंतिम शासक के कोई नहीं पूछता, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तैमूरलंग ने इनके शासनकाल में आक्रमण किया था। अब तैमूरलंग इतिहास का काफी क्रूर राजा था जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया और यहाँ से काफी सारा सामान लूट कर ले गया। तो तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था भारत में, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के। तुगलक वंश के आखिरी शासक थे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, उनके शासनकाल में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। इस पॉइंट को आप बस दिमाग में रखिए, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आएंगे जब 4 तो आपको एकदम से हिट कर ही जाएगा कि हाँ ऐसा टाइप मैंने कहीं पढ़ा था, तो आप तैमूरलंग किसके शासनकाल में आए थे उसे कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है आपका सल्तनत काल के वंशों में तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया।
तो सल्तनत काल में जितने भी वंशों ने शासन करा उन सब में तुगलक वंश के राजाओं ने सबसे अधिक समय तक भारत पर शासन किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत कालीन वंशों में सबसे कम समय तक किसने शासन किया। सबसे ज्यादा समय तक करा तुगलक वंश ने और सबसे कम समय तक शासन किया सैयद वंश ने। ठीक है, अब सैयद वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है तो इस बारे में हमें कम ही पढ़ना है। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खान। और खिज्र खान कौन थे? अभी लास्ट पॉइंट था आपका, तैमूर लंग ने नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में भारत पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। तो अपने हिस्से पर राज्य करने के लिए वो खिज्र खान को छोड़ के गए थे और खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना करी थी। ये तैमूर लंग अपनी सेना तो वापस ले गए, इनके पास ज्यादा सेना रही नहीं तो ये ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए। सिर्फ 37 वर्षों तक, ये 35 लिखा है, गलत है, 37 वर्षों तक इन्होंने शासन किया भारत पर। और सल्तनत कालीन वंशों में सैयद वंश का शासन सबसे कम समय तक रहा। ठीक है, याद रखिएगा तीनों पॉइंट। तो सैयद वंश के बाद हमारा लोदी वंश आता है भारत में सल्तनत काल में। तो लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? ये देखिए, लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इब्राहिम लोदी बहलोल लोदी में कि कौन संस्थापक थे इसके। तो आप याद रखते हैं ला, देखिए ला जितनी बार आ रहा है, जिसमें ज्यादा बार आ रहा है वही इनके संस्थापक थे। तो ऐसे याद रखते हैं लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। जिस प्रकार अरब आक्रमण सबसे पहला किसने करा था? सफल अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने। और तुर्की शासक कौन आए थे पहले? महमूद गजनी। ऐसी अफगान राज्य की स्थापना पहले किसने करी? बहलोल लोदी ने, लोदी वंश के थ्रू। ठीक है, अब बहलोल लोदी के पुत्र कौन होते हैं? सुल्तान सिकंदर शाह, मतलब इनका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर शाह की उपाधि से भारत दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे और उन्होंने इंपॉर्टेंट जो कार्य कराया था वो कराया था आगरा नगर की स्थापना। तो आगरा नगर की स्थापना किसने कराई? सिकंदर लोदी ने। और उन्होंने राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा में शिफ्ट कर दिया। तो ये तीनों पॉइंट इनके बारे में याद रखिएगा। सिकंदर लोदी के बाद आते हैं उनके पुत्र इब्राहिम लोदी, जो कि इब्राहिम शाह की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठे। सॉरी, दिल्ली गद्दी पर नहीं, आगरा की गद्दी पे, क्योंकि राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किसने करा? सिकंदर लोदी ने। और उनके पुत्र कहाँ बैठे? आगरा के सिंहासन पर बैठे। और इनका नाम इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उन्होंने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ ये पता होना चाहिए, 1526 ईस्वी में हुआ। और किस किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ। और उसमें कौन जीता? बाबर जीता। बाबर कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। ठीक है, इसके बाद सल्तनत काल खत्म होता है आपका। सल्तनत काल में पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? खालसा भूमि। ये सरकारी भूमि जो होती है ना, उस भूमि को खालसा भूमि कहा जाता है। ये भूमि पूरी तरह नियंत्रण में किसके रहती थी? राजाओं के नियंत्रण में रहती थी। तो खालसा भूमि याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सल्तनत काल हमारा यहाँ पर खत्म होता है और इसके बाद भारत पर चालू होता है मुगलों का शासन। ठीक है, लेकिन जिस समय सल्तनत काल चल रहा था उत्तर भारत में, उस समय दक्षिण भारत में क्या चल रहा था वो भी पढ़ने की हमें जरूरत है। ठीक है, अब देखिए दक्षिण भारत में क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। और एक किस समय की बात है? जिस समय मोहम्मद तुगलक दिल्ली पर शासन कर रहे थे, दौलताबाद उन्होंने राजधानी बनाई थी, उस समय ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। और किस वर्ष होती है? 1336 ईस्वी। हमने देखा 1333 ईस्वी में जो इब्न बतूता था वो मोहम्मद तुगलक के दौरान में आया था। तो उसी के 3 साल बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। मोहम्मद तुगलक दिल्ली पर शासन कर रहे थे उस समय, और विजयनगर साम्राज्य अपना जो साउथ इंडिया है वहां पर उसकी स्थापना होती है। अब देखिए किसने स्थापना करी? हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। कब करी? 1336 ईस्वी में करी। इसके बाद हरि एवं बुक्का ने अपने पिता, इनके पिता का नाम क्या था? संगम, उनके नाम पर एक नया राजवंश चलाया, संगम राजवंश। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन करा, उसमें से पहला राजवंश का नाम क्या है? संगम राजवंश, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है ये भी पता होना चाहिए, कर्नाटक में पड़ता है। और ये जो यहाँ के अवशेष बचे हुए हैं, जो मंदिर वगैरह बचे हुए हैं, वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। विजयनगर साम्राज्य खंडर किस नदी के किनारे हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में। तो किस नदी के किनारे है? हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और तुंगभद्रा नदी हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी कहाँ पर बहती है? कर्नाटक में। और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हम्पी के अवशेष हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी, जो कि कर्नाटक में है। ये सारे पॉइंट जो भी बता रहा हूं मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं, याद रखने आपको। अब विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु राजभाषा थी, तेलुगु भाषा में लोग बात करते थे। ठीक है, तो हरिहर एवं बुक्का के बाद भी कई सारे राजा आते हैं संगम राजवंश में, लेकिन उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो आपको नाम इंपॉर्टेंट है वो है हरिहर टू। तो हरिहर टू, हरिहर एवं बुक्का के बाद आपको नाम याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? हरिहर टू थे। अभी मैंने आपको बताया था कि जो विजयनगर साम्राज्य उस पर 4 राजवंशों शासन किया। पहला राजवंश कौन था? संगम राजवंश। उसके बाद आता है सुलभ राजवंश, जिसके जो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है तुलुभ वंश, जिसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब तुलुभ वंश की स्थापना किसने करी? वीर नरसिंह ने करी। अगर ये पॉइंट याद नहीं रखेंगे किसने स्थापना करी तो चल जाएगा, लेकिन उसके इंपॉर्टेंट राजा महान शासक कृष्णदेव राय, इनके बारे में याद रखना है आपको।
अब देखिए इनके समय क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं। इन्होंने तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि की एक मंडली बनाई थी जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि गुप्त साम्राज्य में एक राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने 9 विद्वानों की एक मंडली बनाई थी जिसे कि नवरत्न कहा जाता था। इसी प्रकार इन्होंने 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों की मंडली बनाई थी जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसी कारण इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। अब तेलुगु साहित्य में काफी सारी रचनाएं हुई इनके समय में, इसीलिए तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कृष्णदेवराय के शासनकाल को कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक लिखी है। तो इन्होंने खुद एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अमुक्तमाल्यद। आप एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक देखेंगे तो उसमें इसका नाम कई बार मिल जाएगा आपको, अमुक्तमाल्यद बुक, जिसकी भाषा कौन सी है, तेलुगु भाषा, और किसने लिखी थी, कृष्णदेवराय ने लिखी थी, जो कि तुलुप वंश के महान शासक हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है तेनालीराम। तेनालीराम के बारे में आपने सुना होगा, तो ये किसके दौरान में रहा करते थे? तेनालीराम रामकृष्ण कृष्णदेवराय के शासनकाल में रहा करते थे। तुलुप वंश के जो राजा थे कृष्णदेवराय, इनकी शासनकाल में तेनालीराम रामकृष्ण, जो कि एक फेमस पर्सनैलिटी है, ये रहा करते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद जो आपका विजयनगर साम्राज्य है उसका अंत होता है। एक और राजवंश आता है, उसका नाम याद नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो वंश, ठीक है, उसके बारे में नहीं पढ़ना आपको। तो आपका राक्षसी तांगड़िया तालीकोटा का युद्ध, मैक्सिमम टाइम आपको नाम मिलेगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था, और इस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में, और उसके कारण क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है, ठीक है। ये युद्ध कैसे होता है इसके बारे में आप बस जान लीजिए, वो याद रखने की जरूरत नहीं आपको। कि देखिए विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध 4 तो दक्षिण भारत के राज्य थे, वो एकजुट हो जाते हैं। कौन कौन से राज्य थे? अहमदनगर का राज्य था, और जो 3 इंपॉर्टेंट राज्य थे बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर, ये 4 राजवंश जो थे वो इकट्ठा हो जाते हैं, ये चारों राज्य, और विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। और विजयनगर के उस समय कौन से राजवंश चल रहा था? जो चौथा राजवंश था, संगम, सुलुभ, तुलुभ, उसके बाद आता है अराविडू राजवंश। अराविडू राजवंश शासन कर रहा था। उसके राम राय जो थे वो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कर रहे थे, और जो चारों दक्षिण भारत के राज्य थे उनका नेतृत्व कर रहे थे बीजापुर के राजा अली आदिल शाह। तो इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। याद क्या रखना है आपको? तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ और युद्ध में क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। बाकी कौन लड़ रहा था, कैसे लड़ रहा था, ये याद रखने की ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बीजापुर राज्य के आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। तो बीजापुर राज्य पे उस समय कौन शासन कर रहा था? आदिल शाही वंश शासन कर रहा था, जिसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह के परिवार के थे अली आदिल शाह, जो कि नेतृत्व कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य के पतन में, ठीक है। ऐसे ही गोलकुंडा राज्य, जो दक्षिण राज्यों के समूह में से एक था, गोलकुंडा राज्य, इसके संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह। कुतुब शाही वंश यहाँ पर शासन कर रहा था, और संस्थापक थे उस वंश के कुली कुतुब शाह। तो ये दोनों राजा हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो गोलकुंडा राज्य कहाँ पर पड़ता है? आपका तेलंगाना में पड़ता है गोलकुंडा किला, ठीक है। तो गोलकुंडा राज्य भी आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में होगा। और बीजापुर जो है, बीजापुर राज्य आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो ये दोनों राज्य कहाँ पर पड़ते हैं ये पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा, बीजापुर राज्य कर्नाटक में और गोलकुंडा राज्य आपका तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। अब देखिए गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। तो अभी यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, इन्हीं के वंश के हैं मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। तो मोहम्मद आदिल शाह जो कि अली आदिल थे, उन वही थे ये मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कौन सा है? गोल गुंबज। तो गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जिसका निर्माण किसने कराया था? उनके पुत्र ने कराया था, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने, ठीक है। और गोल गुंबज कहाँ पे है ये आप याद रख सकते हैं, जैसे भी हमने पढ़ा था यूसुफ आदिल शाह कहाँ के शासक थे? बीजापुर के। तो जहाँ के शासक थे वहीं पर इन्होंने अपनी कबर बनवाई। कहाँ बनवाई? बीजापुर कर्नाटक में गोल गुंबज है, आपको याद रखना है। गोल गुंबज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी में, आपको बिल्कुल याद रखना है गोल गुंबज है कहाँ पे और किसने बनवाया था और किसकी कबर है, ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट है चार मीनार। तो चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे? आपका आंध्र प्रदेश में। तो अभी हमने पढ़ा था गोलकुंडा राज्य हैदराबाद और तेलंगाना में है, तो ये जो चार मीनार है वो भी हैदराबाद में है। इसका निर्माण किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि कुतुब शाही वंश के थे। अभी पीछे जिन राजाओं के बारे में पढ़ा उन्हीं ने ये दोनों चीजें बनवाई है, गोल गुंबज और चार मीनार। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के बाद एक और राज्य इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा बहमनी राज्य, जिसकी स्थापना किसने करी थी? हसन गंगू। इसकी स्थापना किसने करी थी और किस वर्ष में करी थी? 1347 ईस्वी में करी थी। अभी हमने देखा था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, और बहमनी राज्य की स्थापना होती है हमारी 1347 ईस्वी में। तो ये जो दोनों राज्य थे, देखिए विजयनगर तथा बहमनी राज्य की स्थापना किसके समय हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। उसी समय सल्तनत काल के राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक, वो दिल्ली पर शासन कर रहे थे, और उसी समय विजयनगर तथा बहमनी राज्य साउथ इंडिया में जो था स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों राजवंश के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा खत्म होता है सल्तनत काल का टाइम, और अब हमारा चालू होगा नेक्स्ट क्लास से मुगल साम्राज्य। हमने क्या पढ़ा? सल्तनत काल में जो भी उत्तर भारत में जितने भी वंश थे वो पढ़ लिए, और दक्षिण भारत को भी साथ साथ लेते हुए चले हम। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम मुगल साम्राज्य। तो क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।